हेलो बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अभी अभी 10th पास करके आए हुए 11th के बच्चे, आप लोग अभी जस्ट इस साल 10th पास करके आए हो और बड़े बड़े सपने लेके आए हो, साइंस रखे हो। बहुत सारे बच्चे ने बायो ऑप्ट किया है, डॉक्टर बनने की कोशिश है, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है। तो बच्चों, इसके लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा और इसके लिए उस्मानी सर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक से एक बेहतरीन मटेरियल आपको मिलता जाएगा, उससे फायदा आप लेते रहो। टाइम को बर्बाद किए बिना हम लोग काम की बात करें। बच्चों, आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है क्लास 11th के लिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके बारे में मैंने पिछले अपने लेक्चर में अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हो। अगर आपने उसको देखा है तो ये लेक्चर आपको बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। होता यह है कि एक के बाद एक सीक्वेंस में करी जुड़ा रहता है, अगर आप उसको डीलिंग करोगे तो आपको बहुत सारी चीज समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, इसके लिए आपको जरूरी है कि हमारा जो इससे पहले लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है उसको आप जरूर देखो। उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये जो बताया जा रहा है वो क्या है और ये कैसे काम करता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में बच्चों, हमारा डायमेंशन का एप्लीकेशन 3 फील्ड में होता है। 3 फील्ड में, वो फील्ड कुछ इस तरह का है। पहला है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर, यानी एक निकाय के मात्रक को एक निकाय के मात्रक को दूसरे निकाय में बदलना। बच्चों, ये डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशन का ये पहला यूज है, एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है इसका टू चेक द accuracy of physical formula। हिंदी इसका अनुवाद है बच्चों, भौतिक सूत्रों के सत्यता की जांच। और तीसरा एंड द लास्ट एप्लीकेशन है बच्चों टू establish फिजिकल फॉर्मूला, यानी भौतिक सूत्रों की स्थापना। तो बच्चों, इसमें हमारा डायमेंशन आपने जो पढ़ रखा देख चुका है, उसका हमारा यहाँ पे 3 एप्लीकेशन है। तो बारी बारी से हम ये सारे एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है हमारा बच्चों, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर, एक निकाय के मात्रक को दूसरे निकाय में बदलना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये समझें कि ये हमारा जो एक से दूसरे में बदलना है, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होगा, जिस फॉर्मूला के मदद से इसको हम लोग दूसरे सिस्टम में इसको बदल सकते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला कैसे इस्टेब्लिश होता है। तो बच्चों, प्राइमरीली जब मैकेनिक्स में काम हो रहा था तो आपने सुना होगा कि उस वक्त हमारे पास MKS सिस्टम था। MKS का मतलब होता है, ये मास के लिए था, मास के लिए यहाँ kg था, और उसके बाद लेंथ के लिए मीटर था,
और टाइम के लिए सेकंड था। यानी प्राइमरीली ये 3 यूनिट को, 3 क्वांटिटीज़ को बेसिक माना जा रहा था, लेकिन बाद के दिनों में जब पता चला कि ये 3 बेसिक नहीं है बल्कि 7 बेसिक क्वांटिटीज़ है, तब जाकर के एमकेएस की जगह हमारा एसआई आ गया। तो उस समय एमकेएस के आधार पे एक फार्मूला फिजिक्स में डिज़ाइन किया गया था, जिसको हम लोग एमएलटी के फॉर्म में देखते हैं। एम बोले तो मास के लिए, एल बोले तो लेंथ के लिए, टी बोले तो टाइम के लिए। यानी एक फार्मूला हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम लोग एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे। तो जो इस तरह से है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास अगर 1 मीटर दिया हुआ है और कहा जाए कि इसको सीजीएस में चेंज करो, तो हम लोग बोलते हैं ये 100 सेंटीमीटर हो जाता है। 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखना है कि यहाँ जो हमारा 1 है, यहाँ पे दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज सिस्टम। एक सिस्टम है हमारा एमकेएस, पहले था, अभी एसआई है। एसआई में हमारा ये मीटर का एक सिस्टम का एक यूनिट है, और दिस इज ऑल्सो ए न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये एक सिस्टम यानी सीजीएस सिस्टम का ये यूनिट है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मान लेते हैं हम n1। हमने इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मान लिया n1, मान लिया दिस इज n1, और इस यूनिट को हम ले लेते हैं u1। इसी तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया, तो इसको हम n2 कर दिया। ये दूसरे सिस्टम का यूनिट है, इसको हमने u2 कर दिया। अब इस रिलेशन को इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। अब है कि हम u1 किसको बोलेंगे। अब सवाल है कि u1 में क्या आ जाएगा, हमारा मास आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा और टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 1 लगा दिया, इधर भी हमारा मास आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, 2 2 2 लगा दिया। और जब हमने डायमेंशन देखा है बच्चों, तो डायमेंशन में हमारा जो बेसिक क्वांटिटीज़ है उसका एक पावर होता है। पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा कुछ पावर हो सकता है, तो मास पर पावर हमने ए, इस पर लेंथ पे बी और टाइम पे सी। सिमिलरली यहाँ भी ए बी सी आ जाएगा। अब अगर हमको n2 निकालना है, n2 अगर निकालना है तो ये n2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा n1, और ये वैल्यू हमारा पहले से मौजूद है m1 l1 एंड t1, और उसके बाद डिवाइड आ जाएगा हमारा m2 l2 और t2। और इसमें हमारा एक इंडेक्स पावर भी है जिसको हम डायमेंशन कहते हैं। तो अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो बेहतर होगा कि इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और इस पूरे का पावर यानी डायमेंशन ये है, और ये लेंथ में अगर हम ले लेते हैं ये b है, और टाइम के साथ ले लेते हैं ये c है। एक फार्मूला हमारा डिज़ाइन हो जाता है। इस फार्मूला से किसी भी सिस्टम के यूनिट को हम लोग किसी दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारा, कन्वर्ट 5 न्यूटन फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम, यानी हिंदी अनुवाद है 5 न्यूटन बल को सीजीएस निकाय में बदलें, यानी इसको सीजीएस निकाय में हमें चेंज करना है। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जिस फिजिकल क्वांटिटी यानी हमारा जो फोर्स है, फोर्स को हम चेंज करने जा रहे हैं, तो उस क्वांटिटी का हमें डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ पे फोर्स का दे रखा है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों हो जाएगा mLT पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया हमारा फोर्स का। अब यहाँ पे हमने फार्मूला में मास पर ए, लेंथ पे बी और टाइम पे सी है, तो इसको देखते हुए यहाँ पे हम इस वैल्यू को देखते हैं। ए यहाँ पे अंडरस्टूड है 1, और बी हमारा अंडरस्टूड है यहाँ भी 1, और उसके बाद सी जो है यानी टी का पावर यहाँ पे सी लेते हैं फार्मूला में, यहाँ -2 है। तो हमें ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, और इस टेबल में एक कॉलम लेते हैं, वर्टिकल लाइन लेते हैं। इधर मेरा फर्स्ट सिस्टम होता है, जिन्हें हमारे क्वेश्चन में जो दिया होगा बच्चों फर्स्ट सिस्टम यानी एसआई में दिया हुआ है, और उसके बाद हमें सेकेंड सिस्टम में निकालना है
और सेकेंड सिस्टम हमारा यहाँ पे CGS दिया हुआ है। CGS में हमें पता करना है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम के लिए N1, M1, L1 और T1 कर देना है। सेकेंड सिस्टम के लिए N2, M2, L2 एंड T2 कर देना है। तो इस तरह से हम ये सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे सेट कर देंगे पहले। अब N1 जो हमारे फिगर में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, N1 कितने न्यूटन को चेंज करना है, 5 न्यूटन को, तो ये हमारा 5 हो गया और ये हमें निकालना है, इसके बारे में नहीं पता है। अब रही बात यूनिट, SI में मास का यूनिट हम kg लेते हैं 1 kg, और उसके बाद लेंथ का यूनिट मीटर लेते हैं 1 मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड लेते हैं 1 सेकंड। इसी तरह से CGS की बात करेंगे तो मास का यूनिट ग्राम लेते हैं यानी 1 ग्राम, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और टाइम आ जाता है हमारा 1 सेकंड। तो ये हमारा ये सारे वैल्यूज को हमने यहाँ पे सेट करा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मूला में सेट करते हैं। फॉर्मूला हमारा कितना है, N2 इक्वल टू है N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। तो यहाँ सारे वैल्यूज को सेट करते हैं 1 बाई 1। N1 हमारा 5 है, M1 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 1 kg, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है M2, और M2 दिया हुआ है हमारा 1 ग्राम। इसी तरह से पावर A का वैल्यू यहाँ 1 है, L1 ये हमारा 1 मीटर है, और L2 हमारा 1 सेंटीमीटर है, और उसके बाद पावर B 1 है, टाइम 1, T1 1 सेकेंड है, T2 भी 1 सेकेंड है, पावर C -2 है। अब इन वैल्यूज को हम लोग इस स्टेप के बाद बच्चों, आपका जो काम है इस स्टेप के बाद ही शुरू होता है, यानी इस स्टेप के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वैल्यूज हमारा दिया हुआ है, इन वैल्यूज के जो यूनिट्स है, यूनिट्स को कैंसिल करना होता है। तो हम kg को ग्राम से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सेकंड हमारा कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज के बारे में आप जानना पड़ेगा। अब इसको जानने के लिए एक टेबल आता है आपके पास kg का। kg एक प्रीफिक्सेस यूज होता है फिजिक्स में, योटा, जेटा, एक्सापेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, अट्टो, जेप्टो, हेक्टो। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें ग्राम दोनों में एक्स्ट्रा हमारा k है, तो k का मतलब किलो होता है, तो किलो का मतलब 10 पावर 3 को कहते हैं किलो। अब रह गया हमारा ग्राम, नीचे यहाँ पे 1 और ग्राम, अब ये ग्राम हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में हमारा मीटर है, नीचे में 1 और यहाँ भी मीटर है, बट सेंटी का मतलब होता है 10 पावर -2। 10 पावर -2 को हम सेंटी कहते हैं। तो ये हमारा सेंटी हो गया, और उसके बाद C के लिए हुआ, और मीटर यहाँ पे। अब मीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1/1 1 पावर समथिंग कुछ भी रहेगा 1 हो जाएगा। अब ये सारे यूनिट्स हमने कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ आ गया 5, और यहाँ पे 10 पावर 3 है, और यहाँ पे 1/10 पावर -2 आप करेंगे 10 पावर +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 10 पावर 3 + 2 5। और ये फोर्स को हमने चेंज कर दिया CGS में, और CGS में फोर्स का जो यूनिट होता है बच्चों वो डाइन होता है, तो आप इसको डाइन लिख सकते हो, ये डाइन। तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूज बता दिया, एक यूज को हम लोगों ने देख लिया। अब इसका दूसरा यूज है कि फिजिकल फार्मूला को चेक करना है। फिजिकल फार्मूला हमारा सही है गलत है उसको चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए बच्चों एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दूसरा यूज हमारा डायमेंशन का है टू चेक फिजिकल फार्मूला। हिंदी अनुवाद कर दिया हूं मैं, यानी भौतिक सूत्रों के सत्यता की जांच, टू चेक फिजिकल फार्मूला। और फिजिकल फार्मूला को चेक करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बच्चों कहा जाता है
कि कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला हो या फिर कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो मैथ्स के हो, केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, कहीं भी फॉर्मूला हो या फिर कोई इक्वेशन हो जिसमें टर्म्स प्लस माइनस से सेपरेटेड होता है, तो ईच एंड एवरी टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यूनिट भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज प्लस माइनस से हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हमने कहा कि x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग है, समथिंग z है, तो x का y का और z का यूनिट भी सेम होना चाहिए और x y z का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। अदरवाइज अगर यह माइनस लेते तब भी यही आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह का मैथमेटिक्स में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि फिजिक्स का जितना भी टर्म्स होगा हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है ईच टर्म ऑफ फिजिकल इक्वेशन या रिलेशन या फॉर्मूला विल बी डायमेंशनली इक्वल, ये डायमेंशनली इक्वल होगा। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से हम लोग किसी भी फॉर्मूला को यहाँ चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन डिजाइन कर दिया है और क्वेश्चन दे दिया है चेक द following formulas with the help of dimensional analysis यानी डायमेंशनल एनालिसिस से ये जो हमारा फॉर्मूला कुछ दिया गया उसको चेक करो। जैसे हमारा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमारे पास मान लिया कि 3 फार्मूला है और इन 3 फार्मूला को हम चेक करना चाहते हैं क्या ये फार्मूला हमने सही लिखा है या फार्मूला में कहीं मिस्टेक है, कोई वैल्यू को बैठाने में हमने गलत किया है। तो इसको पहले हमें चेक करना होता है। तो इसको चेक करने के लिए बच्चों हम लोग डायमेंशन का यहाँ पे यूज करते हैं। तो डायमेंशन का यूज करेंगे और उसमें हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा। तो किसी एक को चेक कर लेते हैं, चलो इसको चेक करते हैं। तो हमें देखना है कि जो फॉर्मूला हमें चेक करना है तो उस फॉर्मूला में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स टोटल हमारे पास है 3। s है, इधर ut है, ये हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट नहीं होता है, यानी मल्टीप्लाई अगर आ रहा है तो ये डिफरेंट टर्म नहीं होगा, ये सिंगल टर्म होगा। टर्म्स आर डिफरेंशिएटेड बाय द साइन ऑफ प्लस और माइनस, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट ही साइन को हम किसी भी टर्म्स को अलग कर सकते हैं। इसका मतलब है इस लिहाज से हमारे पास u और t के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये डिफरेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये सिंगल टर्म है। तो हमारे पास बारी बारी से 3 टर्म है, एक s है, एक ut है और एक है हाफ ए टी स्क्वायर। हमें ये देखना है कि अगर ये तीनों टर्म का डायमेंशन अगर सेम है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस फॉर्मूला में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों इसको 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, 10th क्लास में इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कहते हैं। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है तो डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है s, डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोमीटर, इंच, इसके यूनिट से अगर मेजर किया जाए तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल सिंबल ऑलवेज एल होगा। जैसे हमने कहा कि डिस्टेंस मीटर में नापेंगे, डिस्प्लेसमेंट मीटर में नापेंगे, हाइट मीटर में नापेंगे, डेप्थ मीटर में नापेंगे, किसी का विड्थ, किसी का गोलाई, किसी का पेरीमीटर। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा उस यूनिट के लिए, उस क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों ऑलवेज एल लेना है। तो दिस इज एल,
नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा यूटी। यूटी का मतलब है, यू है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपने फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर चुका है और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो उसको आप ज़रूर देखो। तो वहाँ पे वेलोसिटी के लिए हमने डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करा है L_(T⁻⁻1). अब ये वेलोसिटी हमारा इनिशियल है या फाइनल है, इट डजंट मैटर। चाहे वेलोसिटी प्रारंभिक है या अंतिम, उससे मतलब नहीं है। वेलोसिटी है, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L_T⁻1। तो u का हो जाएगा L_T⁻1 एंड दिस इज टाइम। टाइम का ऑलवेज t होता है। तो बच्चों T⁻⁻1 का मतलब होता है 1/t और यहाँ पे t, तो ऑटोमेटिकली t कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ L बच गया। इस तरह से हमने सेकेंड टर्म का भी डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करा और लास्ट में आता है हाफ AT²। तो हाफ, चूंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ, मैं बता चुका हूं कि डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का होता है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावे कुछ भी टर्म आएगा उसका डायमेंशन नहीं लेना, उसका डायमेंशन होता ही नहीं है। और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में आता है तुम्हारा, 1 नंबर में मास आता है, उसके लिए सिंबल हम m लेते हैं। 2 नंबर में हमारा लेंथ आता है L लेते हैं। 3 नंबर में हमारा टाइम आता है T लेते हैं। 4 में हमारा टेम्परेचर आता है, केल्विन का K लेते हैं। 5 में हमारा एम्पियर आता है, करंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट आता है एम्पियर, एम्पियर के लिए A लेते हैं या कहीं I लेते हैं। और छठे में आता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसके लिए हम कैंडेला CD लेते हैं। और 7वां हमारा फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसके लिए हम लोग मोल लेते हैं। इन 7 के अलावा बच्चों कुछ भी आएगा उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो हाफ का डायमेंशन नहीं होगा। तो अब हमें डायमेंशन खोजना है। ए बोले तो एक्सीलरेशन का, आपने एक्सीलरेशन को देख रखा है, उसका डायमेंशनल सिंबल फॉर्मूला होता है L_T⁻2। तो ए का हो जाएगा L_T⁻2 एंड दिस इज टी टाइम, टाइम पे स्क्वायर है T²। अब इसको हम L_T- है तो 1/t करेंगे, पॉजिटिव पावर हो जाएगा एंड दिस इज T²। वंस अगेन कैंसिल आउट, तो ये हो गया L। इसका मतलब है हमारे पास 3 टर्म था, बारी बारी से तीनों टर्म का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, तीनों का L और L आ गया। इसका मतलब है कि हमारा ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। हमने तीनों को बराबर डायमेंशन दिखा दिया। अब कह सकते हैं कि हैंस S = UT + ½ AT² इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी ये फॉर्मूला डायमेंशन के हेल्प से करेक्ट साबित हुआ। तो बच्चों हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज को उसका वैल्यू को रखते हुए, डायमेंशन के वैल्यू को रखते हुए हमें फिजिक्स के फॉर्मूला की सत्यता, एक्यूरेसी, करेक्टनेस को जांच करना है। तो ये हमने इसको कर चुका। अब हमारे पास तीसरा और लास्ट जो एप्लीकेशन है वो इस्टेब्लिश करना किसी भी फिजिकल फार्मूला को। तीसरा एप्लीकेशन है टू इस्टेब्लिश फिजिकल फार्मूला इस्टेब्लिश करना है। तो फिजिकल फार्मूला को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको लाग लपेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ कुछ नहीं है, बहुत इजी वे में, बहुत लाइट वे में आप कर सकते हो। उसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, और उस सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ये सर्कुलर पाथ है और इसका हमने रेडियस ले लिया, इसका रेडियस ले लिया r, ये उसका रेडियस है, दिस इज रेडियस r। और कोई बॉडी जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, उसका मास m है, और जिस स्पीड से, वेलोसिटी से घूम रहा है वो वेलोसिटी उसका v है। तो न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कह रखा है कि कोई भी चीज अगर मोशन में है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन होगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन करता है बाय ऑफ इट्स नेचर, उसकी जो नेचर है वो स्ट्रेट लाइन चलने का है।
अगर वो बॉडी सर्कुलर पाथ में बेंड हो रहा है, इधर की तरफ घूम रहा है, तो कोई फोर्स तो है जो इसको इधर की तरफ बेंड करेगा। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा, उसकी डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी का वैल्यू और उसका डायरेक्शन, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। ये बाय नेचर स्ट्रेट चलेगा। अगर इधर बेंड हो रहा है सर्कुलर पाथ में, अगर ये घूम रहा है, इसका मतलब है इसको इधर की तरफ बेंड करने के लिए एक फोर्स काम करता है। तो कहा जाता है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। आगे आप पढ़ोगे डायमेंशनल फार्मूला के बाद, मैकेनिक्स में जब जाओगे तो सेंट्रीपेटल फोर्स का डेरिवेशन आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कह रहा है कि सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड है? तो कह रहा है कि उस पार्टिकल का, जो पार्टिकल मूव करता है उसके मास पर, और जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का उस पर, दूसरा जिस स्पीड से घूम रहा है उस पर। कह रहा है कि तीन चीज पर उसका सेंट्रीपेटल फोर्स तय होगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, यानी वह फोर्स जो उसको सेंटर की तरफ मोड़ने का काम करता है ऑलवेज, हमेशा, अदरवाइज नहीं तो सीधे निकल जाएगा। तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स कह रहा है कि वह बॉडी का मास कितना उस पर डिपेंड करेगा, जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है रेडियस कितना उस पर डिपेंड करेगा, और उसकी अपनी स्पीड क्या उस पर डिपेंड करेगा। यानी तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब सवाल है कि अगर ये तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो क्या मास के स्क्वायर पे करेगा, वेलोसिटी के स्क्वायर पे करेगा, या कोई पावर पे करेगा? हमें नहीं पता है। तो हमने इसको मान लिया कि जो एफसी है ये प्रोपोर्शनल है मास के पावर ए का, रेडियस के पावर बी का, और वेलोसिटी के पावर सी का, इसके प्रोपोर्शनल है। अगर उस पर डिपेंड है तो हमने एफसी को इक्वल करना चाहा, सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, और यहाँ पे सी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें दोनों तरफ डायमेंशन बैठाना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशन, वॉट एवर बी द नेम ऑफ द फोर्स, फोर्स का नाम चाहे जो भी हो, सेंट्रीपिटल हो, सेंट्रीफ्यूगल हो, हर तरह के फोर्स का एक ही फॉर्मूला होगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा mLT पावर -2। और इधर रहा ये जो हमारा क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहते हैं इसको हम लोग। तो डायमेंशनल फार्मूला में जो ये कांस्टेंट आ रहा है ये डायमेंशनलेस, इस पर डायमेंशन नहीं होता है। मास के लिए m होता है पावर a, और r रेडियस को मीटर में नापेंगे तो उसके लिए हम l लेंगे पावर b, और वेलोसिटी के लिए LT पावर -1 होता है। तो LT पावर -1 कर दिया, और इस पर पावर हमारा c है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। L यहाँ भी है, L पावर c यहाँ आएगा, L पावर b, तो यहाँ L पावर हो जाएगा b + c, और t का पावर ऑलरेडी -1 है, और c से मल्टीप्लाई हो जाएगा -c। तो ये हमारा एक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ, यानी डायमेंशनल सिंबल के साथ एक इक्वेशन आया, डायमेंशनल इक्वेशन। अगर डायमेंशनल इक्वेशन में दो टर्म इक्वल होता है, एक टर्म इधर है एक टर्म इधर है, इक्वल अगर होता है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग डायमेंशन है वो सेम होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अंडरस्टूड पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ a का इक्वल वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और b प्लस c का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे c का पावर है माइनस, यहाँ पे c t पावर -1 था तो ये -c कर दिया, तो -c का पावर यहाँ पे है -2, यानी t पावर -c t पावर -2, यानी दोनों का डायमेंशन -c -2। तो यहाँ माइनस कैंसिल कर देते हैं, c का वैल्यू हो जाता है 2। अगर हमने c सॉल्व करा और ये सॉल्व है तो हमें b को सॉल्व करना है, तो b + c यहाँ 1 हो जाता है, b = हो जाएगा 1 - c, 1 - c का वैल्यू हो जाता है 2, 1 - 2 यानी -1। तो बच्चों हमारे पास a b c सॉल्व हो गया। a हमारा 1 है, उसके बाद b का वैल्यू हमारा -1 है, और c का वैल्यू यहाँ पे हमारा आ गया 2। अब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या है, m पावर a, उसके बाद r पावर b एंड v पावर c, दिस इज k, और r का पावर b बोले तो -1 है, और v का पावर c यानी 2 है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, k m पावर 1 अंडरस्टूड है, दिखाते नहीं है,
और पावर 1 -1 है, 1/r हो जाएगा। दिस इज v स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा k mv स्क्वायर अपॉन r, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला आ गया। बच्चों इस तरह से हमारा 3 एप्लीकेशन था डायमेंशनल फार्मूला का, तीनों एप्लीकेशन आपको दिखा दिया गया। यानी डायमेंशन का जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। इस तरह से आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन 3 एप्लीकेशन बताया। आप अपने से भी कुछ प्रैक्टिस कर लो, उसमें कहीं डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आके मुझे पूछ सकते हो। आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब हमारा टीम बिल्कुल देंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।